होता क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द ग्रुप ऑफ यूबिक्विटिन इज अटैच्ड टू द टारगेटेड प्रोटीन। बेसिकली कि यूबिक्विटिन के मॉलिक्यूल्स एक या ग्रुप की फॉर्म में किसी भी प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं और उसे डिग्रेड कर देते हैं, मतलब उसे ख़त्म कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को यूबिक्विटिनेशन कहते हैं। यूबिक्विटिन क्या होता है कि वो एक साइटोसोलिक ग्लोबुलर नॉन एंजाइमेटिक प्रोटीन होता है जो 76 अमीनो एसिड से बना होता है। और ये कहाँ पर एक्ट करता है? ये उन प्रोटीन्स पर एक्ट करता है जो डिफेक्टिव होते हैं, यानी ख़राब होते हैं, किसी वजह से अपना फंक्शन खो देते हैं, या फिर उनकी फोल्डिंग ठीक नहीं होती, यानी उनके स्ट्रक्चर में कोई डिफ़ॉल्ट होता है। इट इज़ एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि अगर एक दफ़ा यूबिक्विटिन का मॉलिक्यूल उसके साथ अटैच हो गया प्रोटीन के साथ, देन देयर इज़ नो वे बैक, तो उसने डिग्रेड होना ही होता है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ यूबिक्विटिन। और इसका ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है, इसका आगे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यहीं से हमारा सारा जो यूबिक्विटिनेशन का प्रोसेस है वो शुरू होना है। और ये इस वजह से प्रोटीन को डिग्रेड करते हैं क्योंकि वो प्रोटीन मिसफंक्शन करते हैं, उसका स्ट्रक्चर ही ख़राब हो चुका है या वो अपना फंक्शन ही नहीं करता। तो ये ना कि आगे जाके वो डिवीजन के साथ ट्यूमर प्रोड्यूस करते हैं। तो इस वजह से इन सेल्स का ख़त्म होना ज़रूरी होता है। इस वजह से यूबिक्विटिनेशन का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 टाइप्स के एंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले E1 यूबिक्विटिन एक्टिवेटिंग एंजाइम। तो जो यूबिक्विटिन का कार्बोक्सिलिक एंड है वो E1 एंजाइम के साथ अटैच होता है और इसके साथ थायोस्टर बॉन्ड बनाता है, और इसके साथ ही यूबिक्विटिन का मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो जाता है। फिर साथ ही E2 का जो मॉलिक्यूल है वो इसके साथ ट्रांसपोज हो जाता है, यानी E1 की जगह वो E2 अटैच हो जाता है। फिर देन E3 जो होता है वो उस पूरे कॉम्प्लेक्स में से, जिसमें यूबिक्विटिन और E2 मॉलिक्यूल दोनों मौजूद थे, उसमें से यूबिक्विटिन को निकाल के उसे टारगेटेड प्रोटीन पर एक्ट करवाते हैं। फिर अब इसके प्रोटियोसोम्स पे देखते हैं कि उसका क्या रोल होता है। प्रोटियोसोम्स जो होते हैं वो उसका इस तरह से इंपॉर्टेंट रोल होता है कि उसने बेसिकली उस प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करवाना होता है कि किस प्रोटीन, कौन सा वो प्रोटीन है जिसने डिग्रेड होना होता है। वो आगे जाके मैकेनिज्म में देखेंगे कि उसे कैसे पता चलता है। इसका स्ट्रक्चर में 2 अल्फा रिंग्स होते हैं, 2 बीटा रिंग्स होते हैं, और जो 2 अल्फा रिंग्स होते हैं उसके दरमियान में 2 बीटा रिंग्स सैंडविच्ड फॉर्म में होते हैं। और इसके साथ ही अल्फा रिंग के साथ एक या दो 19s का कैप जो होता है वो अटैच होता है। 19s के कैप के अटैच होने से पहले प्रोटियोसोम 20s का होता है, लेकिन जैसे ही वो उसके साथ 19s का कैप अटैच हो जाता है तो वो 26s का हो जाता है। उसके बाद फिर वो डिग्रेड होने के लिए रेडी हो जाता है। हम इसके मैकेनिज्म पे आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर यूबिक्विटिन का मॉलिक्यूल है। AT की प्रेजेंस में इसके साथ E1 मॉलिक्यूल, E1 एंजाइम जो है वो अटैच हो जाएगा और यहाँ पर इसका थायोस्टर बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ये E1 का मॉलिक्यूल है और ये यूबिक्विटिन है, इसका कार्बोक्सिलिक एंड है, और ये E1 के साथ यहाँ पर थायोस्टर बॉन्ड हो जाएगा जो सल्फर और कार्बन के दरमियान होता है। फिर साथ ही इसके E2 एंजाइम जो है वो ट्रांसपोज करेगा और वो E1 की जगह पर यहाँ पर अटैच हो जाएगा। फिर जैसे कोई भी टारगेटेड प्रोटीन आएगा तो E3 का एंजाइम जो है वो यूबिक्विटिन को वहाँ से रिमूव करके उस प्रोटीन के साथ अटैच कर देगा। वो एक भी हो सकते हैं, एक से भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस यूबिक्विटिन के मॉलिक्यूल की वजह से ये 19s का जो कैप है वो इस प्रोटीन को, टारगेटेड जो प्रोटीन है उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा और वो साथ ही उसके अटैच हो जाएगा। और जैसे ही वो अटैच हो जाएगा तो साथ ही उसकी डिग्रेडेशन शुरू हो जाएगी और वो पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वो ख़त्म हो जाएगा एक तरह का। और साथ ही यूबिक्विटिन का जो मॉलिक्यूल है वो दोबारा रिसाइकल हो जाएगा फर्दर डिग्रेडेशन के लिए।